मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। 10 बज के ठीक 4 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 12 नवंबर 2024 है। आइए सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। मनप्रीत कौर, शबाना परवीन, माही रंजीत यादव, के एम रीना, चंद्रा और नजराना परवीन। आइए जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो कल हमने इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया था, विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। हमने कल संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात की थी। अंशु धामा, रश्मि शर्मा, सरिता, साना सुल्ताना, ज्योति यादव, गौरव कुमार, जागृति पांडे, रेखा रानी, मोहम्मद सरफराज आलम और गौरव कुमार, काशिफ अंसारी, दीक्षा पोटन। ठीक है सर, लिख बा कर समझाओ। डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। लिख कर समझाना। चलिए ट्राई करते हैं आपके लिए, अगर ऐसी बात है तो। दिस इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक पढ़ने के लिए रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। संसद एवं कानूनों का निर्माण। हेडिंग डाल लीजिए, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, संसद एवं कानूनों का निर्माण। अब सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, हम पहले भी कई बार ये बात कर चुके हैं, कई बार ये बातचीत डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे देश में जो पावर शेयरिंग हुई है या जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुआ है, वो 3 स्वतंत्र अंगों में हुआ है। और वो जो 3 स्वतंत्र अंग हैं, वो जो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, उन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो कहलाते हैं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जिन्हें हमारे देश में सत्ता सौंपी गई है या पावर दी गई है। और अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, अगर हम विधायिका की बात करें, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई, आर सेंट्रल लेजिस्लेचर इज नोन एज द पार्लियामेंट। हमारी जो केंद्रीय विधायिका है उसी को तो क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। रंजीत यादव, आपने वो वाली कहावत सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी तेरा इलाज करता हूं मैं, रुक 1 मिनट। ऐसे तो मानेगा नहीं तू। हमारे जैसे स्टूडेंट्स की तो तलाश रहती है मेरे को।
बहुत कॉपी पेस्ट करना आ रहा है ना तेरे को, देख अभी देख तूने करियर विल पे, ठीक है, जितने भी बैच लिए होंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं है एक से ज्यादा लिया होगा। अभी तेरे को बेदखल कराता हूँ मैं करियर विल से, रुक एक मिनट। ये तो नहीं मानेगा भाई। रंजीत यादव, आपको करियर विल से बेदखल किया जाता है। सिर्फ इस बैच से नहीं, अगर इसके अलावा भी कोई बैच लिया है तो सभी बैचेस से आपको बेदखल करने का शाही फरमान जारी किया जा चुका है। थोड़ी देर में ही आप गायब हो जाएंगे करियर विल से, ठीक है ना। तेरे जैसे लोगों का एक ही इलाज है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे लगा कि तू प्यार से मान जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ लोग दूसरी तरीके की ही जबान समझते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सॉरी सर कॉपी पेस्ट मत कर बार बार। अब यहाँ पे सॉरी सर लिख के उसको बार बार कट कॉपी पेस्ट मत कर यहाँ पे, समझ गए। बस चंद सेकंड्स की बात है, ठीक है, फिर तुम्हारे कमेंट अपने आप ही आने बंद हो जाएंगे। चलिए खैर, एनीवेज, बाकी लोग है ना ध्यान देंगे। सर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, है ना। मैंने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, अब देखो मैं सारी की सारी बात मैंने अभी तक जो भी बोला वो सब हिंदी में बोला, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब कमेंट कर रहे हैं सर प्लीज हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। पूरी स्क्रीन एक ही कमेंट को लिख लिख कर बार बार कॉपी पेस्ट कर करके ये पूरी स्क्रीन भर दी। अब पूरी स्क्रीन पे इसी के कमेंट दिखेंगे तो आप लोग कहाँ जाओगे। तो मुझे लगा इसको बेदखल कर देना चाहिए। इसको मैंने बेदखल कर दिया। अब आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। आप सब लोगों के कमेंट मुझे अब साफ साफ नजर आ रहे हैं, नहीं तो यही नजर आ रहा था पूरी स्क्रीन पे, है ना। हाँ, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि जब टीचर पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है, तो अपनी हरकतों को अपने काबू में रखिए, अदरवाइज आपको पता ही है। अब हम आपको डांटेंगे तो है नहीं, ऑब्वियसली भाई टीचर हो आप लोग, है ना। अब टीचर होकर फटीचर वाली हरकतें करोगे तो ऑब्वियसली यार देखो, मुझे डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चुपचाप बेदखल कर देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों के मुंह ना ही लगा जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए खैर, एनीवेज, अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझे कमेंट किया और वो कमेंट मुझे नहीं दिखा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझ गए। लेकिन आप एक ही कमेंट को अगर यहाँ पर 50 बार करोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो 50 बार कमेंट यहाँ पे करने से, है ना, आपका भला हो जाएगा या आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इरिटेट करने की कोशिश करेंगे मुझे, तो आपको पता भी नहीं है मैं प्यार प्यार से इतना इरिटेट कर दूंगा आपको कि आप जलील भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपके जहन से, आपके मन से, आपके दिल से एक ही आवाज आएगी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जलालत हो गई है, लेकिन हो भी जाएगी। चलिए खैर, कोई बात नहीं, बाकी लोग तो समझदार हैं, मैं यही समझता हूँ, तो इसलिए हम मुद्दे पर आते हैं, है ना। टीचर 2-4 मिनट लेट हो जाए ना तो ये बर्दाश्त नहीं होता किसी को, लेकिन जब टीचर आ जाए, है ना, तो लगते हैं आराम से टाइम पास करने और डिस्टर्ब करने, है ना, आराम से टाइम पास और डिस्टर्ब करने लगते हैं। तब वो जो समय की इंपॉर्टेंस और वैल्यू है, तब वो भूल जाते हैं, है ना। मेरी किस्मत खराब है कि जब आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम चल रही थी और वो बहुत ज्यादा चल रही थी। इस चक्कर में मैं आपकी क्लास ले ही नहीं पाता था। अब मैंने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैंने आपकी बैच की टाइमिंग ही चेंज कर दी।
बहुत सुबह आपकी क्लास मैंने लेनी शुरू कर दी, ताकि अगर बैक पेन हो भी तो नॉर्मली क्या होता है ना, दोपहर तक बैक पेन क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आपको सुबह सुबह पढ़ा दिया जाए। तो वो तो मेरी किस्मत खराब निकली कि मैं आपको आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली ले नहीं पाया, मेडिकल प्रॉब्लम थी, किसी के साथ भी हो सकती है ना। लेकिन अदरवाइज है ना, मैं और अपने स्टूडेंट्स को कहने का और शिकायत का मौका दे दूं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपसे ज्यादा आप लोगों को अपने एग्जाम की इतनी टेंशन होगी नहीं, डेफिनेटली नहीं होगी, आपसे ज्यादा मेरे को है। चलिए खैर, एनीवेज, तो हम बात करते हैं। हमने कहा कि हमारे देश में जो पावर शेयरिंग हुई है या जो सत्ता का बंटवारा हुआ है वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो हमारी केंद्रीय विधायिका है, उसी को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। वही क्या कहलाती है, संसद। तो आज हम जानने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद के बारे में, और इसके साथ साथ हम जानने वाले हैं मेकिंग ऑफ लॉज या विधि निर्माण या कानून निर्माण, यानी कि कानून कैसे बनते हैं, विधि का निर्माण कैसे होता है, हम ये जानते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। भाई आप जानते होंगे कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन चलता है। जब विधायिका के द्वारा हमारे देश में विधि बनाई जाती है, यानी कि कानून बनाया जाता है, तो उसी कानून के तहत, उसी कानून के अनुसार हमारे देश का शासन चलता है। हमारे देश का जो रूल है वो चलता है बाय लॉज, वो चलता है विधि के तहत या कानून के तहत, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और सरकार की ये जो संसदीय प्रणाली है, ये हमने कहां से अडॉप्ट की है, ब्रिटेन से। ये बात हम कल ही कर चुके हैं जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। तो जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके से भारत में संसद का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मांग कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, दोस्तों आप जानते होंगे 1885 में 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कांग्रेस के फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्विसेज ऑफिसर हुआ करते थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, यही कांग्रेस के संस्थापक थे। और ध्यान रखेंगे, कांग्रेस ने ही सबसे पहले ये मांग की थी कि लेजिस्लेचर में या विधायिका में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, जो कि भारतीय बजट पर बहस भी कर सके और भारतीय बजट पर जिन्हें प्रश्न पूछने का भी अधिकार हो। हालांकि भारत का जो बजट था, इंडियन बजट की शुरुआत 1860 में 1860 में भारत का सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। लेकिन भारतीय सदस्यों को, इंडियन मेंबर्स को अभी तक बजट पर ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था और ना ही बजट पर बहस करने का अधिकार था। अब इंडियन मेंबर्स चाहते थे या भारतीय चाहते थे कि भाई हमें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का भी क्या मिले, अधिकार मिले। इसीलिए जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की, और जब कांग्रेस का सबसे पहला सेशन, सबसे पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, बंबई में, बॉम्बे, 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ, सबसे पहला सेशन हुआ। और इसी में कांग्रेस ने यह मांग की कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दीजिए, बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दीजिए, और भारतीय विधायिका में या इंडियन लेजिस्लेचर में
जो मेंबर्स हैं यानी कि जो सदस्य हैं वो क्या होने चाहिए, वो इलेक्टेड होने चाहिए, वो निर्वाचित होने चाहिए। तो 1892 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके भेजा गया तो वो पहला मौका था जब भारत में इलेक्शन प्रोसेस या निर्वाचन की प्रक्रिया को सबसे पहली बार अपनाया गया। और 1909 में जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया तो उसके तहत कहीं ना कहीं निर्वाचित प्रतिनिधित्व की बात भी की गई और उसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। अब जब 1909 में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या निर्वाचित प्रतिनिधियों की शुरुआत की गई, सर दूसरा सेशन कोलकाता में हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन 1886 में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने। और दूसरे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो भारत के पितामह कहलाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद ना तो सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। इसीलिए ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा यहां पर इलेक्शन सिस्टम या निर्वाचन व्यवस्था को शुरू तो किया गया, लेकिन भारत के सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का संविधान लागू किया, तो हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 या 326 में यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट का प्रोविजन किया गया। या आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। और यह प्रावधान किया गया कि भारत का नागरिक जो कि वयस्क हो चुका है, अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे मतदान करने का अधिकार रहेगा, अधिकार होगा। और आप जानते हैं कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर हमें मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है, या हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं कि वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करके ही हर 5-5 साल के बाद जब हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, प्रत्येक 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो विधानसभा के लिए हो, तो आप जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के ही आधार पर मतदान किए जाते हैं, इलेक्शंस किए जाते हैं, जिसमें हमारे देश के सारे नागरिक क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे नागरिक उसमें भाग लेते हैं। लिखेंगे आर सेंट्रल लेजिस्लेचर इज नोन एज द पार्लियामेंट।
लिखेंगे हमारी केंद्रीय विधायिका ही, हमारी केंद्रीय विधायिका ही संसद कहलाती है। और जो हमारी संसद है इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में किया गया है। और हमारी संसद मिलकर बनती है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से। हमारी संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। कहने का मतलब हमारी संसद में 2 हाउसेज हैं, हमारी संसद में 2 सदन हैं, और अगर 2 सदन हैं तो आप इसको कैसा लेजिस्लेचर कहेंगे? दिस इज नोन एज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसको द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। बिल्कुल ब्रिटेन की तरह, जैसे ब्रिटेन में भी 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, बिल्कुल वैसे ही हमारी संसद में भी 2 हाउसेज हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इट इज अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये संसद का स्थायी सदन माना जाता है, परमानेंट हाउस माना जाता है, जिसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोकसभा है वो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है लोकसभा इलेक्शंस में और अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हर 5 साल के बाद हमारे पूरे के पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कहने का मतलब 543 सीट्स पर हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। इस बार भी हुए थे, 2024 में भी। और जिन 543 सीटों पर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कई राजनीतिक दल या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जीतने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, या उन्हें सांसद कहा जाता है। और आप जानते हैं कि अगर सरकार बनानी है पूर्ण बहुमत से, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है तो 543 में से 543 में से कम 272 सीटों की जरूरत होती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स या उससे ज्यादा मिलेंगे उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा, और वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफल हो सकेगी, वो अपनी सरकार बना सकेगी। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी, तो ध्यान रखेंगे उसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या उसी बहुमत दल का नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि इस समय बहुमत दल एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। और आप जानते हैं कि बहुमत दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, और इस बार लगातार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं। टू 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, भी हैं, 2024 से 2029 तक भी रहेंगे। हो सकता है उसके बाद भी श्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहें अगले और 100-150 सालों तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है, आपको भी होगी, कि श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देंगे।
सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में ये पूरा करेंगे। तो जहां एक तरफ लोकसभा के इलेक्शंस, या जहां एक तरफ लोकसभा में कुल 543 मेंबर्स या 543 सीटों पर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से वर्तमान में अब हमारी राज्य में या हमारी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड या मनोनीत होते हैं। कृतिका साहू पूछ रही हैं आप किस पार्टी से हो। मैं किसी पार्टी से होता तो मैं आपको यहां पे क्यों पढ़ा रहा होता, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर में घूम रहा होता ऊपर सायरन बजाकर। क्या बात कर दी आपने। काश आपकी बात सच हो जाए और हम भी कोई विधायक या सांसद बन जाए, तो फिर तो बात ही क्या है, वारे के न्यारे हो जाएंगे। आप किस पार्टी से हो, आप किसी पार्टी से हो क्या कृतिका साहू? आप भी नेतागिरी करते हो क्या, बताइए जल्दी से। ऐसा भी कुछ है क्या? सर अभी 2 एंग्लो इंडियंस खत्म हो गया। जी हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। 2019 तक 2019 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन 2019 में यह प्रोविजन समाप्त कर दिया गया। अब केवल और केवल लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। आप हिस्ट्री स्पेशल बैच में एंशिएंट हिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे? मुझे सीक्वेंस में नोट्स बनाना है। सीक्वेंस में बने बनाए नोट्स अंकिता विश्वास आपको खुद पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड मिल जाएंगे। और अगर आपको सीक्वेंस में नोट्स बनाना ही है तो आप इतना ज्यादा क्यों टेंशन ले रहे हैं। A4 साइज की शीट्स लीजिए और उन शीट्स पर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री स्पेशल बैच में मेडिवल इंडिया चल रहा है, तो जैसे ही मेडिवल इंडिया खत्म हो जाए उसके बाद जब आप एंशिएंट इंडिया करें तो मेडिवल इंडिया से पहले उन शीट्स को लगा लें। ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई, लेकिन बाद में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने सारे के सारे मंडलों को असेंबल किया और उसे ऋग्वेद का रूप दे दिया। लेकिन ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल कौन से थे? 2 से लेके 7 तक, और पहला और 10वां मंडल सबसे नया था। तो सोचिए जो सबसे नया मंडल यानी कि जो सबसे बाद में रचा गया, पहला और 10वां मंडल, तो पहले मंडल को सबसे पहले लगा दिया गया। समझ गए मेरी बात? मुझे सीक्वेंस में नोट्स बनाना है। काश आपने बोला होता कि मुझे सीक्वेंस में पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो मेरे दिल को ज्यादा खुशी मिलती। आप नोट्स बनाने के लिए बैच में मत आइए। बैच जो है वो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं होता है, बैच में और भी बहुत कुछ मिलता है। रही बात नोट्स की, नोट्स बने बनाए बहुत ही बेहतरीन हैंड राइटिंग में आपको मिल जाएंगे अपलोडेड। 400 पेज के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप करेंगे क्या उसका, है ना? सबसे पूरा वेद कौन है? पूरा नहीं पुराना पूछना चाह रहे हैं शायद आप। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हाँ जी, तो लोकसभा के मेंबर्स तो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इन्हें, है ना, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इन्हें हमारी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और 12 सदस्य राज्यसभा में ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन है वो समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन जो है वो समाप्त कर दिया गया है।
सर आपका हिस्ट्री स्पेशल का बैच कितने का है? 699 699। 699 हिस्ट्री के लिए और 699 पॉलिटी के लिए। अगर आप टीचर हैं, ठीक है, अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं या घर पे बच्चों को ट्यूशन देते हैं, या आप सोच रहे हैं कि सीटेट क्वालिफाई करते ही, ऑब्वियसली देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार सीटेट क्वालिफाई करते ही दिसंबर में, है ना, हम लोग क्या करेंगे यार, जनवरी फरवरी से, है ना, डिफरेंट स्कूल्स में अपने सीवीज अपने रेज्यूमे देंगे, है ना, और जब तक हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक हम किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी भी स्कूल में टीचिंग करने जाओगे या जाना चाहते हो एसएसटी पढ़ाने के लिए, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपके पास मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल का बैच होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीटेट में मुझसे पढ़े, जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अब, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। बल्कि मैं आपको अपने ही आसपास की बात बता देता हूं, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, वसुंधरा में, है ना, तो मेरे आसपास डीपीएस इंदिरापुरम है, डीपीएस वसुंधरा है, और प्रेसिडियम स्कूल है इंदिरापुरम में, है ना, जीडी गोइन का स्कूल है। ये सारे के सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े और नामी स्कूल्स माने जाते हैं अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें। इन सारे के सारे स्कूल्स में, इन सारे के सारे स्कूल्स में, ठीक है, एक दो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहां पर एसएसटी पढ़ा रहे हैं। और जब भी मेरे पास मैसेज आता है या जब भी मेरी उनसे बात होती है, तो हमेशा यही कहते हैं कि सर हमने बड़ा अच्छा किया कि सीटेट में पढ़ने के साथ साथ हमने आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल बैच में भी पढ़ लिया, उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। क्योंकि अब हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बेसिक्स और हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं और हम अच्छे से सारी की सारी चीजों को समझा पाते हैं, समझ पाते हैं। ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता ही है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप टीचर हैं, है ना, तो डेफिनेट सी बात है आप उन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरा तो इस बार सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी और चीजों में भी उलझ गई हूं। और चीजों में उलझने, अगर आप उलझ गई हैं तो खुद को सुलझाइए, जल्दी से ट्रैक पे आइए वापस। और सीटेट, है ना, और सीटेट का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो इतना ज्यादा हाई लेवल है ही नहीं है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। थोड़ी भी करेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए, तो आप समझ गए कि पार्लियामेंट हमारी क्या है, केंद्रीय लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसके अंदर दो हाउसेज है, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर्स हम नहीं चुनते हैं, हमारे एमएलए चुनते हैं। सर मैं मोहन नगर रहती हूँ, पार्श्वनाथ। ओके, पार्श्वनाथ में, मोहन नगर वाले पार्श्वनाथ में, है ना, मेरा एक फ्रेंड रहता है, मेरा स्कूल फ्रेंड है वो। 5th स्टैंडर्ड से हम लोग साथ में पढ़े हैं। पार्श्वनाथ में आता रहता हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली मेरा चक्कर वहां पर लगता रहता है। मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आता हूँ। उसके पिताजी, है ना, उसके पिताजी पार्श्वनाथ में ही जॉब करते हैं, टीपी श्रीवास्तव। यहाँ पे मैं आता रहता हूँ। मेरा खास फ्रेंड है अवनीश श्रीवास्तव। पार्श्वनाथ को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उलझ गए हैं चीजों में, अगर ट्रैक पर नहीं है तो ट्रैक पर आ जाइए।
सीटेट का पेपर कोई आईएएस का पेपर नहीं है कि आप क्वालिफाई करें, कर नहीं पाएंगे अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली, है ना, आप अल्टीमेटली ये देखिए कि सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको किस लेवल की एसएसटी पढ़नी है, छठी, सातवीं और आठवीं क्लास की, सिक्स, सेवंथ और एट्थ स्टैंडर्ड। तो आप खुद सोचिए, आप एक ऐसे एग्जाम से घबरा रहे हैं जिसमें आपको, है ना, कौन से लेवल की एसएसटी पढ़नी है, छठी, सातवीं और आठवीं क्लास की। मैंने बीसीए किया हुआ है और मैंने एसएसटी रखा है, तो क्या दिक्कत है? तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूं। 11th-12th में मैंने भी नॉन मेडिकल से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने भी बीएससी, ग्रेजुएशन में बीएससी किया है। उसके बावजूद भी जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने कभी 10वीं क्लास के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी को एज सब्जेक्ट या एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आज मेरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो हिस्ट्री और पॉलिटी से एमए कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर चुके हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट हैं वो। अब आप खुद सोचिए, अब अगर मैंने ये सोचा होता कि भाई मैंने 10वीं क्लास के बाद नॉन मेडिकल से पढ़ाई की है, मैं तो हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ ही नहीं सकता, तो आप खुद बताइए कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी का टीचर बन पाता कभी? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, तो आप चीजों को कर लेंगे। अदरवाइज आप एक्सक्यूजेस जितने मर्जी ढूंढते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हम संसद के कार्यों की बात करें, वर्क्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कार्य, तो भाई क्योंकि संसद, पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख काम ही संसद के लिए क्या होगा, जो संसद के द्वारा किया जाएगा, तो आप जानते हैं, मेकिंग लॉस, कानून बनाना। संसद का सबसे प्रमुख काम तो क्या है? टू मेक लॉज या मेकिंग लॉज, कानून बनाना या विधि निर्माण। और कानून कैसे बनेगा? सबसे पहले, भाई सबसे पहले संसद में कानून बनाने का एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, एक प्रपोजल लाना पड़ेगा। और अगर कोई प्रपोजल लाया जाता है कानून बनाने के लिए, तो उस प्रपोजल का एक रिटन ड्राफ्ट भी होगा, एक लिखित प्रारूप भी होगा। तो आप कह सकते हैं, अ रिटन ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ इज नोन एज अ बिल। संसद में सबसे पहले क्या लाता है, क्या लाया जाता है? एक बिल लाया जाता है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं विधेयक। इसका मतलब है अ रिटन ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। प्रस्तावित कानून का लिखित प्रारूप, प्रस्तावित कानून का लिखित प्रारूप ही क्या कहलाता है? बिल या विधेयक कहलाता है। तो एक बिल को संसद में पेश किया जाता है, और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से वो बिल पास हो जाता है, तो उस बिल को भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो फिर वो बिल पास होकर क्या बन जाता है? एन एक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिनियम। तो हमारी संसद का सबसे प्रमुख काम ही क्या है? कानून बनाना। देश के लिए कानून बनाने का काम ही कौन करती है? संसद करती है। इसके अलावा टू कंट्रोल द यूनियन गवर्नमेंट
and provide to control the union government and provide information and guidance. हिंदी में लिखेंगे संघीय सरकार पर नियंत्रण रखना, लिखेंगे संघीय सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना या केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण रखना, और जानकारी और मार्गदर्शन देना, और जानकारी एवं मार्गदर्शन देना। आप जानते हैं कि अगर मौजूदा सरकार अपनी मनमानी करने लगे, संविधान के अगेंस्ट जाकर काम करने लगे, तो हमारी संसद उस पर नियंत्रण रख सकती है, क्योंकि संसद में केवल और केवल बहुमत दल के ही नेता नहीं होते हैं, बल्कि ऑपोजिशन लीडर्स भी होते हैं, विपक्षी दल के नेता भी होते हैं, जिनका काम सरकार की नीतियों का या गलत नीतियों का विरोध करना होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम जो संसद का होता है वो क्या होता है? इलेक्शन फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार के लिए चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना या इलेक्शन फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट। समझ गए बात? तो ये थी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पार्लियामेंट, संसद के बारे में, और संसद के द्वारा बनाए गए या बनाए जाने वाले कानून या लॉज के बारे में। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे, मुलाकात होगी कल, और कल हम बात करेंगे और जानेंगे अबाउट जुडिशरी। कल हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो चलिए।